तो असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 5 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिए हैं और इससे पहले भी हमने पैरा में भी 4 किए थे। तो जो नंबर ऑफ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल पेपर में इंक्रीज हो चुके हैं, तो इनकी तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। रीड द असर्शन स्टेटमेंट, द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स की ही बात हो रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, डीएनए का कुछ ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। रीजन रीड करो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। देखो जो ये तुम्हारे स्ट्रैंड्स होते हैं, यहाँ पे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है यूजिंग स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा करेक्ट है। देखो जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वेनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। तो एडेनिन विद थायमिन एंड साइटोसिन विद ग्वेनिन। तो स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन रीड करो, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। देखो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ओजोन ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ऑक्सीजन ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, ये तो गलत हो गई हमारी। रीजन, decomposition of ozone into oxygen results in the liberation of heat। अगर हम ओजोन को डिकम्पोज करें इनटू ऑक्सीजन तो ये रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। ये हमारा रीजन दिया है। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं, ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ओजोन कैसे फॉर्म होती है। ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर में कैसे फॉर्म होगी? ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में O3 की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। O2 का O3 में कन्वर्जन होना इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो इसका उल्टा रिएक्शन होगा, मतलब O3 का O2 में कन्वर्जन, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो लिबरेशन ऑफ हीट ही होगी। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? दिस इज करेक्ट। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्यों नहीं है। देखो हम गिब्स इक्वेशन से देख सकते हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से कैसे देखोगे? डेल्टा जी जो होता है इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है 2O3 गिविंग 3O2, अभी मैंने बताया कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे है माइनस टी डेल्टा एस। देखना जरा एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे 2 गैस के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 3 गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे गैस के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये डेल्टा एस जो हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो मतलब ये पूरी वैल्यू जो है क्या बनेगी? माइनस टी डेल्टा एस ही बनेगी। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है और ये टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है?
थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू है नेगेटिव। तो O2 बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है एज कंपेयर टू ओजोन। ओजोन नहीं होता, ठीक है, ओजोन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा, O2 होती है। अब आगे चलते हैं टू द 14th क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देख लो कौन सा बनेगा। यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें कि 13th का असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो सही है, तो एक ही ऑप्शन बनेगा यहाँ, विच इज डी। ठीक है, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, तो यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन। तो अब देखो जरा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है, aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम वार्म वाटर में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते ही वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो कोल्ड वाटर में एक्वेटिक स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। रीजन पढ़ो, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तुम्हारा NCERT में टेबल भी दिया हुआ है, KH वैल्यूज दी हुई हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो KH होता है यहाँ पे, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर कोई रिलेशन नहीं है इनमें, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 14th का बी। assertion reason both are correct but reason is not the correct explanation for assertion। ठीक है, इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, ये भी रीड कर लो। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हम नाइट्रिक एसिड और वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारी ये करेक्ट है। देखो क्यों बनाएंगे ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि ये दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन कब आती है तुम्हारी राउल्ट्स लॉ से, जैसे ऐसा मानो तुम्हारे पास ये था नाइट्रिक एसिड, ये था तुम्हारे पास वाटर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे और इधर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, जब तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो न्यू इंटरैक्शंस बनी बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, और ये जो न्यू इंटरैक्शंस बनी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी एज कंपेयर टू HNO3 इंटरैक्शन एंड वाटर इंटरैक्शन। तो अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी तो ये इजीली वेपराइज नहीं हो पाएगा। ये जो हमारा मिक्सचर बना है यहाँ पे ये इजीली वेपर स्टेट में नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वो क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको बॉयल करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन पढ़ो क्यों है, एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स having same composition in liquid and vapor phase। यहाँ पे इन्होंने एजियोट्रोप की डेफिनेशन दी हुई है रीजन में। ठीक है, करेक्ट है, ये एजियोट्रोप की डेफिनेशन दी है, बट ये नहीं बताया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों है। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इसीलिए है क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, दिस शुड बी द रीजन। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी अगेन। ठीक है, 15th पार्ट देखो, असर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल्स। ये सही है। रीज़न,
फिनॉल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो फिनॉल्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये चीज तो सही है, बट ये इसका रीजन थोड़ी ना हुआ। इस असर्शन का रीजन क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वेयर एज इन फिनॉल इक्विवेलेंट नहीं बनते। ठीक है, तो ये रीजन होना चाहिए था। अब दोनों असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें भी। नाउ कमिंग टू द 16th assertion पढ़ो। Methoxyethane reacts with HI to give ethanol and iodomethane. रिएक्शन करवाते हैं methoxyethane, so OCH3 के साथ लगा है CH2CH3, इसका रिएक्शन होगा with HI। ठीक है, देखो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन ही होगा यहाँ। क्यों? देखो I माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे उस वाले एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा जिसका साइज क्या है, छोटा, क्योंकि तुम्हें पता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हम 1 डिग्री को फेवर करते हैं ओवर 2 डिग्री एंड 2 डिग्री को फेवर करते हैं ओवर 3 डिग्री, तो यहाँ पे ये छोटे साइज को ढूंढता है। ठीक है, तो I माइनस विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस पे जाके, CH3 पे जाके, तो यहाँ बन जाएगा ये CH3I प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, इथेनॉल बनेगा और तुम्हारा मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो देखो जरा रीजन क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। सही बात है, देखो यही तो रीजन है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर SN1 हो रहा होता तब हमारा कुछ और प्रोडक्ट बनता, क्योंकि SN1 हमारा बड़े ग्रुप्स को फेवर करता है, राइट। SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसा होता है, और वो बड़े साइज के एल्काइल ग्रुप्स को फेवर करता है। तो ये SN2 के थ्रू जा रहा है तभी हमारे ये वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट। इसीलिए assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation for assertion। तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे objective type questions खत्म। ठीक है, I have attached the PDFs of the sample question paper and its marking scheme in the description box below, so you can check that out. Thanks for watching. Have a very good day.